सो हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 1 का रोटेशनल डायनामिक्स की एक्सरसाइज का 16 नंबर का प्रॉब्लम देखते। ड्यूरिंग अ शॉट द साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजेंटल सर्कल्स इनसाइड द सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.5 मीटर। मीन्स एक सिलेंड्रिकल, ये वेल ऑफ डेप्थ का एग्जाम्पल है। जैसे कि एक वेल ऑफ डेप्थ में क्या रहता है, सर्कुलर मोशन करता है। मौत का कुआं वाला जो हमने देखा था, वहाँ पे क्या होता है, एक सर्कुलर, एक जैसे एक पर्सन रहता है। ये एक समझ लो, एक कंसिडर कर लो कि एक पर्सन को एक कार ड्राइव करनी है, वो सर्कुलर मोशन में ऐसे ड्राइव करेगा। तो ड्राइव करने के लिए उसके पास, जैसे कि ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो इसको नीचे के डायरेक्शन में एक mg फोर्स लगेगा। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है किसके बीच में, एक टायर्स एंड एक रोड के बीच में जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में उसको एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ओके, तो अभी हमें देखना है कि उसकी वेलोसिटी, अगर हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी अगर उसको इंक्रीज करके बढ़ा रहे हैं, मतलब स्पीड उसकी एक इंक्रीज करके बढ़ा रहे हैं, तो वो इजीली सर्कुलर मोशन में ट्रैक करेगा। बट अगर हमने वेलोसिटी उसकी डिक्रीज कर दी, वेलोसिटी कम कर दी, तो वेलोसिटी अगर हमने कम कर दी तो वो इजीली ट्रैक, मतलब ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा। ये हमें पता है, मौत के कुएं में वैसे ही होता है, सर्कुलर ट्रैक होता है। तो हमें हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या है हमारे पास, during the shot the cyclist horizontal circle inside the cylindrical well of radius, मतलब एक well of radius दी है उन्होंने 6.5, मतलब r की वैल्यू दी है हमें 6.5 मीटर। if it is necessary frictional coefficient is 0.5, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट मतलब म्यू की वैल्यू दी है हमें 0.5 मीटर। ओके, हाउ मच द मिनिमम स्पीड विच आर्टिस्ट मेंटेन, मतलब उसकी वेलोसिटी निकालनी है। मिनिमम वेलोसिटी जो रहेगी हमारे पास, हमें गिवन क्या दिया है, एक आर दिया है 6.5 मीटर, म्यू दिया है 0.5 मीटर, हमें वी मिनिमम निकालना है। वी मिनिमम हमारे न्यूमेरिकल्स में दिया है, वो निकालना है हमें। ओके, तो एक आर्टिस्ट की वेट दी है, मास दिया है, वेट मतलब उसका मास दिया है, वो दिया है 50 kg। इफ शी इंक्रीज द स्पीड ऑफ 20%, अगर कोई ही हो या शी हो, वॉट एवर्स, उन्होंने अगर स्पीड इंक्रीज कर दी, 20% स्पीड इंक्रीज कर दी, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा वो हमें निकालना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, मीन्स हमें इस न्यूमेरिकल्स में क्या क्या निकालना है, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है और उसके बाद मिनिमम वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। तो हम देखते हैं हमारा स्टार्टिंग का क्वेश्चन न्यूमेरिकल। हमारे पास गिवन दिया है, गिवन जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये डायग्राम्स आप लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि उसे इस डायरेक्शन में जाना है। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो ऐसे सर्कुलर ट्रैक करेगा, ऐसे सर्कुलर ट्रैक करेगा, तभी वो रोटेट होगा ना। मीन्स ये कौन सा एग्जाम्पल है, वेल ऑफ डेप्थ वाला एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स mg फोर्स को बैलेंस करने के लिए। ओके, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, हमें मिनिमम वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी वो फाइंड करनी है। तो हम प्रूफ देखते हैं। अ मिनिमम स्पीड ऑफ अ वेल ऑफ डेप्थ इज गिवन बाय, हमें पता है मिनिमम वेलोसिटी का उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू। हम उसको स्क्वेयरिंग करके ऐसे भी लिख सकते हैं, rg बाय म्यू। अभी हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो r की वैल्यू हम पुट करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 6.5 मीटर, तो हमने 6.5 मीटर यहाँ पे r की वैल्यू डाल दी। उसके बाद में 10, मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लिया है, 10 लिया है, कंसिडर किया है। तो म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0.5, मतलब हमारे पास ऑलरेडी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू की वैल्यू 0.5 दी है। तो हमने कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी जो मिलती है वो मिलती है हमें 11 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमें वेलोसिटी मिल गई। ये वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, मतलब ये अगर सर्कुलर ट्रैक मूव करता है तो उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, 11 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी चाहिए। अभी हम देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ 20%, अगर हमने 20% उसने इंक्रीज कर दी तो वेलोसिटी, तो मिनिमम स्पीड क्या है, फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन। हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू कितनी रहती है, 0 से लेके म्यू एन तक हमारी वैल्यू रहती है फ्रिक्शनल फोर्स की। ओके, ये हमने कल ही देखा था। तो अभी हमारे पास म्यू एन की वैल्यू, म्यू एन मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर हमने 20% मिनिमम कर मीन्स इंक्रीज कर दी, ओके, अगर हम वेलोसिटी को 20% इंक्रीज कर दे तो हमारे पास ऑलरेडी जो मिनिमम वेलोसिटी है, मीन्स इसको अगर हम 20% इंक्रीज कर देंगे तो हमें टोटल वाली वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज हुई मिलेगी।
ये हम नहीं पॉसिबल कर सकते। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू यूएन, मतलब ये दोनों भी डज नॉट एग्जिस्ट है। ओके, समझ रहे हो? अगर फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी हमने बोला है कि mg वाला फोर्स है, तो इसे कोई भी नॉर्मल फोर्स भी यूज नहीं होगा। समझ रहे हो आप लोग? सो हेंस एफ इज नॉट इक्वल टू यूएन डज नॉट एग्जिस्ट। बट फ्रॉम दिस डायग्राम हमें पता है, अगर हम देखते थे कि अगर कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रहता था, ओके, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगता है, नीचे के डायरेक्शन में mg फोर्स लगता है, तो ये नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए लिखते थे हम, ये ऐसी इक्वेशन लिखते थे। तो अभी यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? एफ एस है, और नीचे के डायरेक्शन में mg है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg। समझ रहे हो आप लोग? F इज इक्वल टू mg। सो ये F मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस किया है mg फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस किया है mg वाला फोर्स। तो फ्रिक्शनल इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। हमारे पास फ्रिक्शनल, हमें क्या निकालना है? हमारे न्यूमेरिकल्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू, हमारे पास मास कितना है एक पर्सन का? 50 दिया है, और ग्रेविटी कितनी है? 10 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 न्यूटन हमें आंसर मिलेगा। तो ये हुआ हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमने अभी मिनिमम वेलोसिटी भी निकाल ली है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल, हमारा ये न्यूमेरिकल है। ओके, somehow and the ant is stuck in the rim of the bicycle wheel। मतलब एक बाइसिकल है, बाइसिकल की रीम जो रहती है वहाँ पे एनिमल क्या है? स्टक हुई है। सॉरी, एनिमल नहीं, आंट स्टक हुई है। तो व्हील ऑफ डायमीटर इज 1 मीटर। एक व्हील है बाइसिकल की, उसकी डायमीटर है 1 मीटर हमें दी है। वाइल द बाइसिकल इज अ सेंट्रल स्टैंड। सेंट्रल स्टैंड मतलब हमें पता है कि बाइसिकल को हमारे 2 स्टैंड्स रहते हैं, एक साइड स्टैंड रहता है और एक है सेंट्रल स्टैंड। ओके, द व्हील इज सेट इन टू रोटेशन एंड अटेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। मतलब जैसे जैसे व्हील हमारी रोटेट होती है तो 10 सेकेंड में वो कितनी फ्रीक्वेंसी कवर करती है? 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इतनी कवर करती है। द विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा दिया है वहाँ पे। ओके, मैंने पहले ही बताया कि अल्फा एंड एक्सेलरेशन देखना, पहले ही न्यूमेरिकल्स में वो दिया रहता है, जैसे यहाँ पे अल्फा दिया है। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है? द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन द आंट ऑफ 10 सेकेंड, मतलब कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है वो 10 सेकेंड में, वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद सेकेंड क्या है? टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है और लास्ट वाला कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, जस्ट कंसीडर हमारे पास 5 रिवॉल्यूशन है, मतलब एक राउंड कंप्लीट करती है और दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा और पांचवा, मीन्स हमने कंप्लीट 5 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। ओके, जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो फर्स्ट वाला मतलब ये फर्स्ट वाला रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा और जो 5 वाला है उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना। समझ गया? सो हमें अभी हम देखते हैं कैलकुलेशन उसका कैसा है। तो ओके, सो पहले हमें गिवन जो है हमारे पास वो हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल का, डायमीटर दी है 1 मीटर। किसके लिए? व्हील की डायमीटर दी है उन्होंने 1 मीटर, इतनी व्हील की डायमीटर दी है। ओके, अगर उसकी रेडियस निकालनी है हमें, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उसकी रेडियस निकल जाएंगी। तो रेडियस निकली है हमारी 0.5 मीटर। ओके, तो उसके बाद में हमें टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 10 सेकेंड का, ये टाइम हमें निकाल लिया। इससे सेकंड दिया है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब हमें पता है कि अगर कोई यहाँ पे कोई एक पर्सन रहता है और कोई ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, जितना सेकंड लगता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे N1 एंड N2, जैसे कि हमें N2 की, मतलब हम जैसे रोटेट करती, हमारी व्हील जैसे रोटेट करती है, उसका टाइम दिया है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, वो हुई हमारी N2। N1 मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो व्हील क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी ना। तो रेस्ट के में रहेगी, इसका मतलब है वो 0 रहेगी स्टार्टिंग में। जैसे हम फैन वाला एग्जांपल दे रही हूँ, अगर फैन रोटेट होता है, पहले स्टार्टिंग में अगर हमने ऑन किया, तो ऑन करने के बाद वो पहले क्या था? रेस्ट पोजिशन में था। ओके, जैसे हमने ऑफ किया उसको, और ऑफ किया,
ऑन एंड ऑफ वाली जो पोजीशन रहती है, ऑफ किया तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब वो रेस्ट पोजीशन में। ऑन किया तो वो क्या होगा, वो मोशन में होगा, ये मोशन में होगा, ये जीरो रिवॉल्यूशन में होगा। ओके, समझ रहा। सेम एज व्हील का भी वैसा ही है, मतलब वो स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था। अगर हमने जैसे उसके 1 रिवॉल्यूशन हमें रिवॉल्यूशन दी, उसकी फ्रीक्वेंसी दी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एन से हम डिनोट करते हैं, इसलिए N1 इज इक्वल टू 0 दिया है एंड N2 इज इक्वल टू 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया। तो अभी हमने क्या है दिया है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब होता है अल्फा, अल्फा दिया रहता है। तो हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, आप लोगों को याद होगा, तो हमने देखा था न्यूटन्स काइनेटिक इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड न्यूटन्स काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो मैंने बताया था अगर यहाँ पे ए कांस्टेंट रहता है, ए मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये कुछ इक्वेशंस बताए थे, मीन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 इक्वेशंस है, वो क्या है, काइनेटिक इक्वेशंस है, वो लीनियर मोशन के है, और ये सर्कुलर मोशन के है, 3 इक्वेशन। तो मैंने बताया था अगर ए मतलब एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में कांस्टेंट रहता है तो ये वाले इक्वेशन यूज करेंगे और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर अल्फा कांस्टेंट रहता है तो अल्फा दिया रहेगा, मतलब अभी अल्फा दिया है हमें, तो ये तीनों में से कोई भी हमें एक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग। तो इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, मतलब अल्फा दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द आंट इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है वो आंट, वो हमें फाइंड करना है। और सेकेंड है टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक कंप्लीट करने के लिए मतलब 5 रिवॉल्यूशंस होते हैं, तो हमारा फर्स्ट एंड फिफ्थ वाला निकालना पड़ेगा, फिर ये फर्स्ट में से फिफ्थ वाला रिवॉल्यूशन माइनस करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो होगा हमारा टोटल टाइम। ओके, सो अभी प्रूफ देखते हैं। हमें पता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टू पाई, एक रिवॉल्यूशन हमारा 2 पाई में होता था। फिर 2 पाई, ये 2 पाई रेडियन कैसे आया, तो यहाँ पे ये डायग्राम समझ लो पहले तो। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। जैसे जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये अभी रेस्ट पर है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगेगा तो ये यहाँ तक आने के बाद ये रोटेशन हुआ, इतना रोटेशन हुआ। ओके, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद हमें पता है इतना एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। पर हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हम ऑलवेज किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, रेडियन पर सेकेंड। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बताया आप लोगों को। तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री नहीं लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, उसका पाई बाय टू रेडियन। ये इसको पाई बाय टू में रेडियन में लिखते हैं। जैसे टोटल अगर फ्रीक्वेंसी रहती, मीन्स अगर आप लोगों ने देखा होगा वो डायग्राम मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब बताई थी आप लोगों को, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा मतलब क्या रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, ये रिवॉल्यूशन, ये जो रिवॉल्यूशन से ये ऑब्जेक्ट है ये अभी रिवॉल्व करके यहाँ तक पहुँचेगा, उसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वो क्या रहेगा, जैसे ये इनिशियल पोजीशन से लेके तो फाइनल पोजीशन, मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये सब वैसे होता है। तो यहाँ पे अब कि ये इतना एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल, डिग्री में हम नहीं लेते, रेडियन हम किस में लेते हैं, सॉरी डिग्री में नहीं लेते हैं, रेडियन में वैल्यूज लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो रहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पाई बाय 2 लिया। तो अभी देखो ये इतना पोर्शन पाई बाय 2 हुआ, फिर से ये ऑब्जेक्ट मूव के इतना यहाँ तक आ गया, मतलब ये इतना डिस्टेंस भी सेम क्या हुआ, 90। तो अभी मुझे बताओ ये पाई बाय 2 है इतना पोर्शन, तो ये इतना पोर्शन भी कितना होगा, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, मतलब ये इतना पोर्शन पाई बाय 2 हुआ और ये इतना पोर्शन पाई बाय 2। पाई बाय 2 को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 पाई बाय 4, तो हमारा आंसर क्या आता है, मतलब 5 पाई आंसर है, मतलब ये टोटल इतना हाफ पोर्शन जो होगा, ये पूरा टोटल इतना हाफ पोर्शन जो होगा वो ओनली होगा पाई होगा। ओके, समझ रहे हो। सो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आने के बाद ये फिर से रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हाफ डिस्टेंस भी कितना हुआ उसका, पाई वाला हुआ। तो पाई पाई गेट कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो समझ गए, 1 रिवॉल्यूशन मतलब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 2 पाई रेडियन लगते हैं। ओके, सो अभी हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन की काइनेटिक इक्वेशंस कौन से हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा टा। तो अभी हमें क्या निकालना है, वहाँ पे एक टाइम निकालना है, तो हमारे पास और ये इस इन तीनों इक्वेशन में से हम कोई भी एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम ये थीटा वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन।
सो यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये थीटा वाला इक्वेशन लिया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो हमें पता है ये ओमेगा टी, ओमेगा नॉट मतलब क्या होता है, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल रहती है और एक फाइनल रहती है। जैसे कि कंसिडर कर लो ये इनिशियल हुई, उसकी स्टार्टिंग वाली इनिशियल, और ये उसकी यहाँ तक पहुँचने के बाद ये फाइनल वाली हुई। ओके, तो हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल है, तो ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई एन। ये पहले लेक्चर में हमने देखा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। एन मतलब क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि N1 मतलब हमारी एक फ्रीक्वेंसी रहेगी, N2 मतलब हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो हम N1 मतलब पहले स्टार्टिंग वाली लेते हैं, तो स्टार्टिंग वाली जब लेंगे तब उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। ओके, तो अभी उसके पहले ये हमें मिल गया है, ये ऑलरेडी हमारे पास है, टाइम भी है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, थीटा हम निकाल लेंगे, ये सब वैल्यू मिलने के बाद हम थीटा निकाल लेंगे। उसके पहले हम निकालते हैं अल्फा। ये इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला तो हमें यूज़ करना है, बट उस फॉर्मूले में हमें क्या क्या निकालना है वो पहले देखते हैं। सो फाइंड अल्फा, पहले तो हम अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने जब देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब क्या था, कि आप बोलोगे कि ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बताया था, तो फाइनल बोलो, अदरवाइज 1 या 2 नाम दो, क्योंकि ये अगर 1 रहा, ये 2 रहा, ये अगर 1 होता है तो 2, मतलब ये फाइनल हुई, ये इनिशियल हुई उसकी, ये हुई फाइनल वाली, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, तो हमारे पास ओमेगा 2, ओमेगा 2 मतलब पहले ही है, ओमेगा 2 क्या है हमारा, 2 पाई N2। ओके, ये वाली हमारी फाइनल वाली कौन सी है, ये 2 वाली है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, N2 आएगा। ओके, N2 क्यों लिखा है, बिकॉज ये फाइनल वाली है, ओमेगा 2 है, अगर ओमेगा 1 रहता है तो यहाँ पे N1 लिखेगी, 2 पाई N2 माइनस 2 पाई N1, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ओमेगा क्या होता है हमारा। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अभी पुट करते हैं, N2 हमारे पास क्या है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, मतलब N2 की जगह मैंने 2 पाई के कॉमन निकाला है, इंटू N2 हमारे पास 2 है, उसके बाद N1 क्या है हमारा, 0 है, तो 0 लेंगे हम। ओके, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या क्या किया है, तो मैंने तो 0 लेने के बाद ये कैलकुलेट किया, 2 पाई इंटू 2 कितना होता है, 4 पाई, ये 10 वैसे है वैसे रखेंगे, इसको कैलकुलेट किया तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई 5, उसका यूनिट लिखा है रेडियन पर सेकेंड, मतलब अल्फा, अल्फा मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हमने अल्फा तो निकाल लिया, अभी हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, ये ओमेगा की वैल्यू है, टी की भी वैल्यू है, अल्फा की भी वैल्यू, हमें निकालना पड़ेगा अभी थीटा। तो अभी थीटा कैसे निकालेंगे, देखो, सो फाइंड थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो हमें पता है ओमेगा नॉट मतलब क्या है, हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई N, तो N1 N2 ऐसे ले सकते हैं, N1 N2 जो होता है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट मतलब 0, पहले रेस्ट वाली देखेंगे, तो रेस्ट वाला क्या था हमारा, 0 था, तो 0 इंटू टी, टी मतलब सेकेंड, मतलब टाइम जो है वो 10 है, प्लस हाफ इंटू ये अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की क्या है, 2 पाई एंड 2 पाई/5, ये वाली वैल्यू। ओके, ये वाली वैल्यू अल्फा की वैल्यू है, तो ये अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू टाइम हमारा कितना है, T10 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अभी, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिला है, ये तो पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी, बिकॉज 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, तो हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ इतनी टर्म बची है। तो अभी देखो, 2 पाई इंटू 2 पाई, ये 2 पाई हुआ, 5 2 10 हुआ, इंटू 10 का स्क्वायर, तो एक 10 स्क्वायर में से एक 10 स्क्वायर चला गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10, मतलब हमें अभी थीटा मिल गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, मतलब अगर आंट कवर्ड कितना डिस्टेंस करती है 10 सेकेंड में, ये इतना डिस्टेंस वो कवर्ड करती है, बट उसको सेकेंड कितना, टाइमिंग कितना लगता है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई, तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो 2 पाई गेट कैंसिल और मिलता है हमारा 10, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 सेकेंड में वो 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। क्या हुआ, हमारा पहला क्वेश्चन निकल गया, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड द आंट दिस 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में वो आंट 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। अभी हमारे पास रिवॉल्यूशन मिल गया, अभी हम निकालते हैं सेकेंड वाला, द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो हम निकालेंगे पहले फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके,
तो हमें पता है वन रिवॉल्यूशन मतलब पहला रिवॉल्यूशन हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा एक रिवॉल्यूशन होता है। थीटा मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब यहाँ से लेके ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक फिर से आ जाएगा, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रहेगा। तो थीटा की जगह पर हम 2 पाई पुट करते हैं, वही वाला इक्वेशन फिर से लेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे 2 पाई पुट किया, ओमेगा नॉट मतलब उसकी फाइनल वाली, मतलब ये ओमेगा नॉट इसलिए लिया कि यहाँ पे जीरो रहेगा। एन इज इक्वल टू क्या रहे, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। एन मतलब क्या है, एक पहली रेस्ट वाली रहेंगे और उसके बाद में है वो मोशन, मतलब मोशन करते रिवॉल्व करते रहेंगी, तो उसकी रिवॉल्यूशन क्या है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया है जीरो। जीरो क्यों, जीरो से किसी भी नंबर को टी कितना है हमारे पास 10 है, तो ये जीरो ही होगा। हाफ अल्फा कितना है 2 पाई बाय 5 एंड टी है हमारे पास टी स्क्वायर, हम 10 भी लिख सकते हैं उसको। ओके, और टी स्क्वायर लिखा है। उसके बाद ये 2 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पाई 5 इंटू 10 10 होगा। ओके, 10 होने के बाद यहाँ पे भी एक ये 10 होगा, 10 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से एक 10 कट जाएगा, तो हमारे पास कितने, एक ही 10 बच रहा है। टी स्क्वायर मतलब ये टी की वैल्यू है 10। ओके, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई तो ऑलरेडी कट हो गया, एक 10 यहाँ से कट हुआ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हुआ। ओके, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हुआ, तो टी स्क्वायर निकल गया, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड हमारे पास एक आंसर हुआ। ओके, यहाँ पे 10 नहीं आएंगे, ये टी स्क्वायर ही रहेगा। ओके, तो टी स्क्वायर ही हमें फाइंड करना है ना, बिकॉज रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टी ही फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या बोला है, फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वाला कंप्लीट रिवॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 लेंगे, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड, मतलब ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड इतना लगेगा। ओके, यहाँ तक समझ गया। अभी देखते हैं हम, हमें पता है कि हमारे पास 10 रिवॉल्यूशन है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 1 वाला तो हमने निकाल लिया। अभी हमारे पास 10 वाला भी है ऑलरेडी। 10 में से कितने हैं, अगर हम 10 सेकेंड में 10 रिवॉल्यूशन करते हैं तो हमें उससे पहले वाला निकालना पड़ेगा, मतलब 9 वाला निकालना पड़ेगा। फिर हम 10 में से 9 माइनस करेंगे और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा हमारा टाइम, एक लास्ट वाला टाइम रहेगा। सो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ओनली लास्ट रिवॉल्यूशन, तो अब पहले हम निकालेंगे टाइम फॉर 10 रिवॉल्यूशन एंड टाइम फॉर 9 रिवॉल्यूशन, मतलब एक 10 के लिए रिवॉल्यूशन निकालेंगे और उससे पहले वाला नंबर के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास वही इक्वेशन है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेम एज वही इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10। ये हमने थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी पहली वाली, ये पहले वाले इक्वेशन में थीटा की वैल्यू है, मीन्स वो आंट कवर्ड कर रही है डिस्टेंस, वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये हमने पुट कर दी ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी, फिर अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दी, 2 पाई गेट कैंसल 10, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है 2 पाई बाय 10 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर, उसके बाद ऊपर 1 है। ओके, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब हमें एक 10 रिवॉल्यूशन की टाइम मिल गया, वो कितना है 10 सेकेंड है। फिर हम 9 रिवॉल्यूशन के लिए निकालेंगे, 9 रिवॉल्यूशन के लिए भी सेम आज वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो फिर से हम जैसे यहाँ पे थीटा के लिए 10 लिया था हमने, 2 पाई बाय 10 लिया था एक रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम 9 रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 9 पुट किया है। ओके, 2 पाई इंटू 9, और जैसे है वैसे ही इक्वेशन पुट करेंगे, 2 पाई इंटू 9, सो 2 पाई गेट कैंसल, 9 इंटू 10 कितना होता है 90 टी स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90। अभी आपके पास लॉग टेबल है, तो लॉग टेबल में से ये वैल्यूज फाइंड करो और अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट, जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो फाइंड करो और आंसर निकालो। ओके, सो रूट के टेबल में देखना कि 90 कितना आता है, 9.487 सेकेंड, इतना आंसर आता है टाइम। सो हमारे पास 9 रिवॉल्यूशन का भी निकल गया और 10 रिवॉल्यूशन का भी निकल गया। अभी हम देखते हैं लास्ट टाइम कितना होगा।
मतलब टाइम फॉर लास्ट, सो लास्ट टी लास्ट लिखेंगे इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 10 माइनस करेंगे उसमें से ये वाला सेकेंड, मतलब वो पहले वाला सेकेंड। हमारे पास टोटल कितने हैं 10 सेकेंड, मतलब पहला तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी ये वाला 10 सेकेंड, ये एक रिवॉल्यूशन के लिए। उसके बाद अगर हमारे पास 9 और 10 के लिए तो ऑलरेडी हमें पता है कि 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 10 सेकेंड ही लगेंगे। तो उससे पहले वाला नंबर 9, इसीलिए हमने टाइम 10 रिवॉल्यूशन के लिए निकाला और 9 रिवॉल्यूशन के लिए निकाला। उससे माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा लास्ट टाइम होता है, मतलब जो ये वाला होता वो क्या है, टाइम लास्ट इज इक्वल टू 0.5132 सेकेंड। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। सो ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा न्यूमेरिकल है, बट आप लोग इजी वैसे करके देखो। मैंने इजीली आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे से बताइए कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है। ओके, सो अभी देख लो एक बार, उसके बाद हम 13 वाला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो 13 वाले न्यूमेरिकल्स में क्या क्या है वो पहले देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। ओके, तो ग्रामोफोन मतलब क्या होता है, जो पहले के ज़माने के रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे, ऐसे सीडी लगाते थे और वो अपने आप चलते थे, उसको ग्रामोफोन्स बोलते हैं। ओके, तो उसका म्यू की वैल्यू दी है 0.5। उसके बाद में रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। तो मैंने कुछ डायग्राम्स निकाल लिए, वो पहले आप लोगों को समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ग्रामोफोन निकाला है। ये ग्रामोफोन होती है, ये क्या होता है, इसे रोटेट होता है। ओके, ये रोटेट होता है और ये घूमता है और हमें एक प्लेयर्स की मीन्स जो सॉन्ग्स रहते हैं वो सुनाई देते हैं। वो पहले के ज़माने में होते थे ग्रामोफोन्स। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब हमें एक म्यू की वैल्यूज दी है, वो क्या है 0.5, इतनी हमारे एक म्यू की वैल्यू है। उसके बाद में क्या दिया है, द कोन एंड ग्रामोफोन, मतलब ग्रामोफोन के बीच में, ग्रामोफोन है ये हुआ हमारा टोटल ग्रामोफोन, और वहाँ पे क्या लिखा है, एक कॉइन्स रखा है। ओके, हमने ग्रामोफोन पर एक कॉइन रखा है, तो उसकी एक रेडियस दी है। ओके, रेडियस कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर इतनी रेडियस दी है, मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का आप जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को। तो ये सेंटीमीटर का हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 8 × 10⁻²। ये हुई हमारी रेडियस। उसके बाद में मतलब ये रेडियस मतलब ये जैसे एक कॉइन है, ये उसका सेंटर है, तो यहाँ तक उसकी रेडियस मतलब ये वाली पोर्शन। ओके, ये रेडियस हमने निकाली है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया है, इनिशियल दिस इज द सेंटर ऑफ कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। मतलब यहाँ पे हमारी एक डिस्क है, तो डिस्क का कोई एक सेंटर होगा। ओके, तो ये सेंटर से लेके उसकी जो सेंटर वाला पॉइंट है, मतलब एक ग्रामोफोन का सेंटर और कॉइन का सेंटर, वहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा एक पाई सेंटीमीटर है। तो अभी मतलब ये हम कंसिडर करते हैं स्मॉल आर से। पहले तो हमने कैपिटल आर से उसकी डिस्क वाला अंतर देखा था, वो रेडियस दिखी थी। अभी एक डिस्क के सेंटर से लेके ग्रामोफोन के सेंटर तक की वो रेडियस हमारी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितनी दी है उन्होंने, पाई सेंटीमीटर। तो पाई सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई × 10⁻² मीटर। सो उसके बाद में क्या दिया है, एट दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर, मतलब कि हमें एक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर वो कॉइन, जैसे अभी वो कॉइन तो ग्रामोफोन पर है, बट ये ग्रामोफोन से निकलकर ऐसे बाहर निकल गया, जैसे जैसे ये रोटेट होगी, जैसे ग्रामोफोन रोटेट होगा तो कॉइन भी क्या होगा, रोटेट होगा। मतलब अगर ये रोटेट होगा तो ये ऐसे कहीं तो भी तो दूर तो फेंका जाएगा ना। तो पहले तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके बाद में हमें दिया है, बट बाय दैट फैक्टर विल बी आंसर चेंज द कॉइन ऑलमोस्ट एट द रिम। मतलब अगर कोई यहाँ पे एक रिम रहती है, वो रिम मतलब उसका कॉर्नर वाला हिस्सा, अगर ये कॉइन यहाँ पे आती है तो उसकी रेडियस क्या रहेगी वो हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन में इसकी जी की वैल्यू दी है पाई² मीटर पर सेकेंड। सो अभी हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो पहले अच्छे से समझ लो आप लोग कि क्या क्या गिवन दिया है। गिवन हमें दिया है, म्यू की वैल्यूज दी है 0.5। ओके, 0.5 हमें म्यू की वैल्यू दी है। उसके बाद में एक रेडियस दी है, मैंने पहले ही बताया कि एक सेंटर से लेके जहाँ तक हमारा कॉइन है वहाँ की एक रेडियस दी है, वो 8 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर का हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सेम एज स्मॉल आर वाली जो है
वो एक कॉइन का सेंटर और एक ग्रामफोन का सेंटर, वहाँ तक का डिस्टेंस है पाई सेंटीमीटर। तो पाई सेंटीमीटर का हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, पाई इंटू 10⁻²। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मतलब ये कितनी रोटेट होती है एक सेकेंड में वो हमें फाइंड करनी है, मतलब एन हमें निकालना है। ओके, तो जी हमें गिवन में दिया है, उसकी वैल्यू दी है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो एन की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा निकालने के बाद हम ये एन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn है। तो हमें पता है ये, जैसे कि मैंने एक ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है बट आप लोगों को समझने के लिए मैंने ये दूसरी डायग्राम निकाली। अभी ये कॉइन देखो, कॉइन कहाँ पे है, ये ग्राम फोन पर है। ओके, मतलब ये उसका एक ग्राम फोन का सरफेस हुआ, एक कंसिडर करो ये ग्राम फोन का सरफेस हुआ और ये यहाँ पे कॉइन है। तो कॉइन की नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg वाला फोर्स लग रहा है। ओके, नीचे की डायरेक्शन में ऑलवेज mg फोर्स लगता है। उसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया एन इज इक्वल टू एम जी, मतलब एन नॉर्मल फोर्स एम जी फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इसलिए एन इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में सेकेंड वाला क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये ग्रामफोन का सरफेस है, मतलब ये वाला सरफेस है, उस पर हमने कॉइन रखा है, इसीलिए ग्रामफोन का सरफेस और कॉइन का सरफेस, मतलब ये दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है मतलब एफ एस आ गया, इस डायरेक्शन में एक एफ एस वाला फोर्स लग रहा है। ओके, उसके बाद में हमें पता है ये एक सेंटर है ग्रामफोन का, तो सेंटर के बीच भी तो एक फोर्स लगेगा ना, टूवर्ड द सेंटर। तो टूवर्ड द सेंटर कौन सा लगता है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv² भी है और m ओमेगा स्क्वायर भी है। एक तो आप इसको भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसको भी लिख सकते हो, बट हमें अभी क्या करना है, ओमेगा फाइंड करना है। तो ओमेगा के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एफ एस। सो एफ एस इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। एफ एस क्यों लिया, क्योंकि हमारा इस साइड में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ये हुआ m r ओमेगा स्क्वायर, और एफ एस मतलब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हमें पता है एफ एस मतलब फ्रिक्शनल की वैल्यूज है, हमने पहले ही देखा था उस दिन की, 0 से लेके म्यूएन तक, मतलब 0 क्या है उसकी मिनिमम वैल्यू है एंड म्यूएन क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो एफ एस की हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे म्यूएन, म्यूएन इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम डिवाइड करेंगे। सो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, m r ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म, और उसके बाद में इससे डिवाइड करेंगे mg, लिख लिया हमने। उसके बाद ये इज इक्वल टू के पहले क्या है, म्यूएन, और डिवाइडेड में n है, तो जो कट रहा है वो काट दो पहले, mm गेट कैंसिल एंड nn गेट कैंसिल। तो हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना, इसलिए हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये म्यू एंड जी ऊपर लिखा और डिवाइड में लिखा हमने r, जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया उस इक्वेशन को। तो हमें पता है ओमेगा मतलब क्या होता है हमारा, 2πn होता है। ये हमने ओमेगा की पहले ही वैल्यू निकाली थी, m ओमेगा मतलब क्या होता है हमारा, 2πn होता है। तो अभी इस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो अभी मुझे बताओ, ओमेगा स्क्वायर बोला है वहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये पाई है तो पाई का स्क्वायर लिख लेंगे, n है तो n का स्क्वायर लिख लेंगे, इज इक्वल टू म्यू जी बाय आर। तो अभी हमारे पास जो जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे हम लोग। तो 4π² n स्क्वायर इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, म्यू की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी थी, वो कितनी दी थी 0.5, तो हम लोग यहाँ पे 0.5 लिख लेंगे, इनटू जी की वैल्यू, जी की वैल्यू भी उन्होंने दी है, गिवन गिवन ऑलरेडी उन्होंने जी की वैल्यू दी है π²। ओके, तो π² भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, ये π² लिख लिया। उसके बाद है आर, आर की वैल्यू भी अभी हमने निकाली है, वो कितनी है हमारे पास, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, स्मॉल आर की बात कर रही हूँ। स्मॉल आर कितना है हमारे पास, पाई सेंटीमीटर है। पाई सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का मीटर में पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो π² गेट कैंसिल हो गया, तो हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब n², ये n² जैसे वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 0.5 इंटू ये 10⁻² जो दिख रहे हैं उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻², तो ये क्या होगा 10⁻+2, माइनस का प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये 10⁻² हुआ। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, पाई
इंटू, और यहाँ पे क्या है 4, ये 4 इस साइड लेके आए, ये 4 हुआ 4 पाई। उसके बाद n स्क्वायर, ये 0.5 है, और ये क्या हुआ 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो अभी हमने 100 से 0.5 को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर क्या आता है 50 आंसर आता है, और ये हुआ हमारा 4 पाई। उसके बाद में हम अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट करते हैं, 50 का स्क्वायर देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले इस पूरे इतने टर्म को 50 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12.5 हमारा आंसर मिलेगा। डिवाइड में हमें क्या बचा है 5। उसके बाद में n स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है पाई की वैल्यूज कितनी है 3.14। ये 3.14 डिवाइड 12.5 डिवाइडेड बाय 3.14, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 3.98, इतना आंसर होगा। तो अगर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n की वैल्यू को यहाँ पे स्क्वायरिंग दिया है, इसको मतलब अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट में लाएंगे और हम क्या करेंगे इसका लॉग देखेंगे। अभी लॉग कैसे देखना है, तो ये लॉग टेबल है। लॉग टेबल के ऊपर के यहाँ पे देखो कोसाइन वाली वैल्यूज रहती है, टेंजेंशियल मैंने आप लोगों को बताया कि tan की वैल्यूज कैसे देखते हैं, तो सेम एज स्क्वायर रूट वाला देखेंगे। ये 1 से लेके 10 तक भी है और 10 से लेके 100 तक भी स्क्वायर रूट है। तो अभी हमें कौन सा स्क्वायर रूट देखना है, अंडर रूट ऑफ 3.98। तो 3.98 वाला ये स्क्वायर रूट देखेंगे हम लोग, 3.98, 3.9, ओके 3.9 का देखेंगे, ये हुआ 3.9 वाला। और उसके बाद में क्या है उसका 8 में, ये 8 वाली एक रो है, तो इसमें देखेंगे तो हमारी क्या आएगी 1.995। मतलब ये आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.995 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। उसको अदरवाइज हम और में हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, उसका यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकेंड लिखो, अदरवाइज हर्ट्ज लिखो, एक ही होता है। तो मतलब एन की मतलब एक इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है कॉइन की 1.995 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब कॉइन की फ्रीक्वेंसी हमें अभी फाइंड कर ली। तो अभी हमें सेकंड क्या करना है, सेकंड हमें बोला है वहां पे क्या है, बाय व्हाट द फैक्टर विल बी आंसर चेंज इफ द कॉइन ऑलमोस्ट एट द रिंग। मतलब अगर वो कॉइन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है जब वो स्लीपिंग मोशन में होता है। जैसे कि नीचे में दिया है आप लोगों को, तो क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी विल बी स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर। अगर वो कॉइन स्लीपिंग होता है वहां से, ये तो पहले कॉइन कहाँ पे था हमारा, एक हमारा ग्रामफोन के बीच में था, बट अगर वो स्लीपिंग मोशन होता है तो स्लीपिंग मोशन होएगा तब ये कॉइन यहाँ पे आ जाएगा, ये सेंटर यहाँ पे था पहला, तो अभी ये क्या होगा एक क्रीम के बाजू में, मतलब ये कॉर्नर से उस वहाँ पे आ जाएगा, वो सरक जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉइन क्या हो रही है, ये ग्रामफोन क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है, रोटेट होने के कारण वो भी थोड़ा सा स्लीपिंग मोशन में चला जाएगा। तो स्लीपिंग मोशन में जाने के बाद उसकी रेडियस क्या रहेगी, ये वाली पोर्शन से लेके ये ग्रामफोन का सेंटर तक की, यहाँ पे इसकी रेडियस रहेगी कैपिटल R इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻²। मतलब R इज इक्वल टू क्या था, ओनली 8 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर का हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए 8 इंटू 10⁻²मीटर हो गया। तो अभी मुझे बताओ, ये एक रिम है, तो हमने अभी देखा तो उसके नीचे की डायरेक्शन में एक mg फोर्स लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो सेम एज यहाँ पे भी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स ही लगेगा ना, ओके, टूवर्ड द सेंटर। तो अभी यहाँ पे क्या है, पहला इक्वेशन हमने लिख लिया n इज इक्वल टू mg, मतलब n के फोर्स को बैलेंस करने के लिए mg फोर्स है, वो इक्वेशन 1 हो गए। fs इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने पहला वाला इक्वेशन लिया था वो mr ओमेगा स्क्वायर था, ओके, और ये वाला इक्वेशन ले रहे m कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर। मतलब आप लोगों को चेंज कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्मॉल r था और यहाँ पे कैपिटल R करना है। कब करना है, क्योंकि ये कॉइन जो है वो फिसल जाएगा, जैसे जैसे वो ग्रामफोन रोटेट होगा वैसे वैसे फिसल जाएगा। पहले ही हमने देखा था कि हमें दोनों भी रेडियस वहाँ पे उन्होंने दी थी, एक दी थी हमारी एक टूवर्ड द सेंटर वाली, मतलब सेंटर कॉइन का सेंटर, और ये ग्रामफोन का सेंटर उसकी रेडियस दी थी स्मॉल r से, और जो अभी निकालनी हमें कैपिटल R वाली उसकी रेडियस। तो अभी हम निकालेंगे 8 सेंटीमीटर वाली, तो क्या रहेगी fs की वैल्यू क्या है μn, वो पहला वाला जो इक्वेशन था वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1,
तो यहाँ पे कैपिटल आर, एम एम गेट कैंसिल, एन एन गेट कैंसिल, तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी, ओके, म्यू जी अपॉन आर, ये इक्वेशन होगा। उसके बाद में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, हमें पता है ओमेगा की वैल्यू सेम है, ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 ये म्यू की वैल्यू है 0.5। उसके बाद में जी की वैल्यू हमें दी है गिवन में, ये दोनों भी वैल्यू हमें गिवन में दी है, तो ये कितना हुआ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी जो देखी हमने आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया, 8 इंटू 10⁻², ओके, ये -2 रहेगा यहाँ पे। सो ये हुआ -2 10⁻² हुआ, सॉरी ये तो प्लस होगा ऊपर जाने के बाद, पहले क्या रहेगा 10⁻² रहेगा। उसके बाद में हमें पाई स्क्वायर कट गए, एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0.5, ये 10⁻² है वो ऊपर चला गया तो 10⁻² हो गया। उसके बाद में 8 इंटू 4 है, 8 4 जा 32 आ गए। एन स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आंसर, मैंने ये कट कुट करके आप लोगों को डायरेक्टली आंसर निकाला है, वो क्या है 1.56, मतलब हमारी एन की वैल्यू जो है, मतलब एक कॉइन जो है वो गिरने के बाद, मतलब गिरने से पहले, गिरने के बाद नहीं, वो जैसे स्लीपिंग मोशन में रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी एन इज इक्वल टू 1 पॉइंट, मतलब एन इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या है एन का स्क्वायर है, मतलब एन का स्क्वायर मतलब एन इज इक्वल टू √1.56, सेम एज हम वैसे ही करेंगे 1.5 स्क्वायर रूट में देखेंगे 1.5 का, और वो कहाँ पे है 6 में, ओके 6 में क्या रहेगा 1.249, यहाँ पे लिख रहा है हमारा आंसर 1.249 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, अदरवाइज हर्ट्ज भी लिख सकते हो आप लोग, समझ गए। ये एक फ्रीक्वेंसी निकली, एक कॉइन अगर हमारा दूसरे डायरेक्शन में जाता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी थी, और पहली फ्रीक्वेंसी अगर हमारा कॉइन सेंटर पे रहता है तब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, ओके, दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अभी क्या बोला है आपके टेक्स्ट बुक में, by what factor will answer the change if the coin almost at the rim, मतलब जैसे वो रिम में कॉइन चेंज, मतलब उसकी आंसर क्या रहेगा, वो आंसर चेंज होगा तो कॉइन की रिम में क्या रहेगा, तो हमें क्या निकालना है, जैसे ये पहला वाला था हमारा, ये कॉइन था हमारा ग्रामोफोन पे, तब हमारी मतलब ये रेडियस क्या थी उसकी पाई सेंटीमीटर थी। उसके बाद में अगर ये कॉइन यहाँ पे जाता है तो उसकी रेडियस क्या होगी 8 सेंटीमीटर थी, ये हमें ऑलरेडी दोनों दिए थे गिवन, तो हमने, अगर मैं इसको यहाँ पे रहती हूँ एक कॉइन तो इसको n1 कंसिडर करती हूँ, और यहाँ पे कॉइन रहता है तो हमें n2 कंसिडर करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यूज निकाली है, जो अभी वही वैल्यूज यहाँ पे लिख लिए। तो अभी हमें क्या करना है n2 को डिवाइड में n1, ये हमें निकालना है, n2 का डिवाइड में n1, तो अभी n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.249 हर्ट्ज, उसके बाद में n1 की है 1.995, तो इसका आंसर ये हमने कैसे निकालना होगा, ओके, तो हम इसका ये पूरी जो टोटल टर्म है इसका आंसर हमें लॉग टेबल से निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे साइड में आप लोगों को लॉग टेबल्स वाली वैल्यू निकाल के दी है, तो हम लॉग टेबल्स कैसे निकालेंगे, सो आप लोगों को याद नहीं है तो हमने 11th में लॉग टेबल्स की वैल्यू कैसे निकालती थी वो देखा था, अगर जिसको भी अभी भी नहीं आता है तो ये अच्छे से देखो, ओके। तो यहाँ पे देखो पहले इस नंबर का लॉग निकालेंगे, उसके बाद में इस नंबर का लॉग निकालेंगे, तो लॉग 1.249 लॉग 1.995, ये दोनों नंबर का हमें लॉग निकालना है। तो लॉग कैसे निकालते हैं, तो पहले देखो 1.249 का लॉग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के पहले वाला नंबर देखना कितने डिजिट है, यहाँ पे ओनली सिंगल एक डिजिट है, अगर एक डिजिट रहता है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2 डिजिट रहते हैं तो 1 लिखेंगे, 3 डिजिट रहते हैं तो 2 लिखेंगे, ऐसे एक एक नंबर हम कम करते जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे 1 लिखा है, एक ही 1 लिखा है इसलिए नहीं, डिजिट देखो डिजिट कितने हैं, ओनली सिंगल 1 डिजिट है, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 रखा। 0 के बाद ये पॉइंट छोड़ो और यहाँ पे आप लोगों को 3 पोर्शंस करने होंगे, ओके, जैसे मैंने 3 पार्ट्स बना लिए यहाँ पे 12 4 एंड 9। तो अभी आपके लॉग टेबल्स में तो हमें कौन सा लॉग देखना है, 12 के 4 में और 9 में, तो पहले 12 वाला नंबर देखो, हमने 3 पार्ट्स बनाए तो पहले 12 वाला, यहाँ पे 12 वाला कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, 12 वाला पोर्शन है यहाँ पे, ओके, ये हुआ हमारा 12 वाला पोर्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें 12 तो मिल गया, ओके, मैंने इसको लाइन भी करके रखी है 12 वाले पोर्शन को। अभी देखो हमें क्या बोला है 4, 12 का 4 में, तो 4 वाली रो देखो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 वाली रो में 0934 लिखा है, ओके, 0934, ये पहले मैं एक कागज पर लिख लेती हूँ,
0934। ओके, ये हमें इतनी वैल्यू मिल गई। उसके बाद में क्या है, ये 4 में देखा, उसके बाद में हमें 9 में देखना है उसका मीन डिफरेंस। ये जो है 1 से लेके 9 तक, ये छोटे छोटे जो आप लोगों को दिख रहे हैं वो है सब मीन डिफरेंस। ओके, तो मीन डिफरेंस देखना, पहले हमने 12 का किस में देखा, 6 में देखा, सॉरी 6 में 4 में, 12 का 4 में देखा 0934। उसके बाद में हमें कौन से देखना है, 9 नंबर के कॉलम में। ओके, तो मीन डिफरेंस 9 क्या रहेगा उसका, 31। दिख रहा है सभी को ये 31 वाला, तो 31 आ गया। तो अभी हम उसको 31 को ऐड करेंगे, ये 09331 को ऐड करेंगे, इसको प्लस करना है, जो मीन डिफरेंस है वो प्लस करेंगे। पहले तो हमने ये लॉग निकाला 12 का 4 में, ये लॉग निकालने के बाद ये जो 9 है उसका मीन डिफरेंस ये 31, उसको प्लस करना है। 4 and 1 5, 3 3 6 9 0 0965, ये हुआ हमारा आंसर। मतलब 0 पॉइंट, ये तो पहले हम पॉइंट वाला लिख लेंगे। ये कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट के पहले जितने डिजिट रहेंगे उससे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद में पॉइंट की वैल्यू जो है रहेगी वो हमारी लेंगे हम लोग कहाँ से, ये लॉग टेबल से फाइंड करेंगे, जो अभी मैंने निकाली है 0965। समझ गए। उसके बाद में दूसरा लॉग निकालेंगे 1.995, उसकी टर्म कैसे निकालेंगे, अभी फिर से डेसिमल पॉइंट के पहले कितना है, एक डिजिट है, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। उसके बाद में अभी देखो यहाँ पे से पार्ट करते हो, 3 पार्ट्स किए, 19 का 9 में और मीन डिफरेंस 5। तो 19 वाला देखते हैं, लॉग टेबल्स में ही देखना है पहले तो। 19 का, ये 19 है, 19 का 5 9 में, 9 में मतलब ये कौन सी रो होगी, ये वाली। ओके, 2989 ये हमने लिख लिया, 2989 2989। ओके, 2989 लिख लिया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 5, उसका मीन डिफरेंस है 5, ये 3 4 एंड 5 मतलब 11, 2989, और यहाँ पे हमने 11 लिख लिया। तो क्या होगा, 9 1 10, 1 कैरी रहेगा, 8 9 10 0। ओके, 1 फिर से कैरी, 9 और 10, और फिर से 1 कैरी, तो कितने कितने 3, 3000। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आता है 3000। समझ गया, ये 3000 कहाँ से आ गया। ये इतना समझने के बाद हमें क्या दिया है, यहाँ पे डिवाइड दिया है। अगर मल्टीप्लिकेशन रहता हमारा, एक नंबर यहाँ पे एक दूसरा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहता तो हम लोग प्लस करते, ये हमने पढ़ा है 11th में भी। अभी यहाँ पे डिवाइड में है, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, डिवाइड में दूसरा नंबर, अगर ऐसे साइन रहते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे उस नंबर की। समझ रहे हो, ये माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे इस दोनों नंबर्स को, तो हमें आंसर मिला 1.7965। यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, माइनस नहीं बोलेंगे हम लोग, ये अगर 1 के ऊपर कोई एक माइनस साइन दिखता है उसको बार बोलेंगे, 1 बार, 1 बार 0.7965। अभी हमें क्या करना है, अभी ये टर्म को आप लोग पॉइंट के पहले वाली टर्म भूल जाओ, अभी इसके 3 पार्ट करो, इसके 3 पार्ट किए, और इसके क्या निकालना है, हमें एंटी लॉग निकालना है। अभी एंटी लॉग देखेंगे, ये हमारा हुआ लॉगरिथम वाला। अभी एंटी लॉग कहाँ पे है, उसके नेक्स्ट पेज पर उसका एंटी लॉग है। तो भी एंटी लॉग कहाँ से होते हैं, 0.00 से स्टार्ट होते हैं अप टू 0.99 तक। ओके, 0.99 तक यहाँ पे रहते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है, ये वाला तो थोड़ी देर के लिए इतना पोर्शन आप लोग भूल ही जाओ। ओके, तो हमें क्या देखना है, 79 का 65 में। सो 3 पार्ट बना लिए। 79 कहाँ पे है, यहाँ पे 0.79 दिखा, ये 0.79, उसका कौन से कॉलम है, 6 वाले, ये 6 वाला देखो, ये वाली रो, ये 6 वाली को 79 के 6 में 6237। ओके, ये हुआ हमारा 6237, मैंने लिख लिया 79 के 6 में, सॉरी ये 5 वाली देखी मैंने, ये वाली है 6252, ये वाली है 6252। ओके, उसके बाद में कौन सी है, 9 वाली, सॉरी 5 वाली। तो 5 वाला मीन डिफरेंस क्या रहेगा उसका, 5 वाला मीन डिफरेंस रहेगा 7। समझ रहे हो, तो इसको ऐड करो, 9 5 2 6 2 6259, हमारा आंसर आ गया 6259, मतलब पॉइंट में 6259। अभी मैंने जो आप लोगों को ये वाली टर्म भूलने के लिए बोली थी, ये वाली टर्म अभी उसको याद करो, इनटू 10⁻⁴। अगर यहाँ पे 1 रहता है नॉर्मल प्लस में, अगर 1 रहता है तो हम लोग 2 लिखेंगे, 10⁻² लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता है तो 10⁻4 लिखेंगे, 1 रहता है तो 2 लिखेंगे, 0 रहता है तो 1 लिखेंगे। बट यहाँ पे अभी -1 है, -1 मतलब माइनस के पहले वाला नंबर, तो पहले वाला नंबर तो क्या आता है, 0 आता है। सो हमें पता है 10⁻0 मतलब क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। ओके, सो 1 मतलब 1 नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 0.6259। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो ये निकला हमारा N2/N1 इज इक्वल टू 0.6259।
समझ गया। ये इजी तरीके से आप लोगों को लॉग टेबल से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। तो प्रॉब्लम समझ गया। एक तो पहले प्रॉब्लम समझ लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना। तो ये कॉइन था, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। उसके दो रेडियस दिए थे, एक आर स्मॉल आर दिया था और एक कैपिटल आर दिया था। वो सेंटीमीटर था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। जो जो गिवन था वो निकाला। उसके बाद एन फाइंड करना था, दोनों के इसके भी हमने एन फाइंड किए। ये पहला वाला एन है, ओके। उसके बाद में ये सेकेंड वाला एन हमने फाइंड किया और दोनों को भी क्या किया, डिवाइड किया। मतलब उसकी एक फाइनल वैल्यू निकाली n2/n1। सो हमें n2/n1 लॉग टेबल से हमने सॉल्व किया, वो हमारी वैल्यू थी 0.6259। ओके, समझ गए। ये हमारा एक न्यूमेरिकल्स था 13 वाला।